दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूँ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के विषय में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ख़ास टर्म्स होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं और इसी क्रम में मैंने अंग्रेज़ी में एक पॉडकास्ट तैयार की थी जिसमें अलायंस के बारे में बताया गया था। तो अलायंस जो हैं, जो गठबंधन हैं, वो क्या होते हैं? आज हम इस विषय को, इस शब्द को हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता ही है कि अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे, पत्र पत्रिकाओं में देखते होंगे कि एक सैन्य गठबंधन है, नेटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उसका अक्सर जिक्र होता है, ख़ासतौर पर यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें हम इस बात को काफ़ी ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे थे कि नेटो आखिर है क्या और ये इसकी इसकी ज़रूरत क्या है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखें तो गठबंधन बनते आए हैं और आगे भविष्य में भी गठबंधन बनते रहेंगे। अगर हम साधारण तरीके से देखें तो कि गठबंधन होता क्या है, तो एक तरह का समझौता होता है दो राज्यों के मध्य, या इसमें कई और राज्य भी शामिल होते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि राज्य शब्द जो है वो देशों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तकनीकी अर्थों में राज्य जो विश्व व्यवस्था है वो राज्यों की व्यवस्था है। स्टेट जो है वो एक तरह से संप्रभुता संपन्न होते हैं और 1648 की वेस्टफेलिया की संधि के पश्चात जो नई विश्व व्यवस्था अस्तित्व में आई है इस दुनिया में, तो एक तरह से ये दुनिया राज्यों की दुनिया है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो इस विश्व का, अगर हम अंटार्कटिका को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो राज्य नहीं है। तो सारी दुनिया जो है राजनीतिक तौर पर राज्यों में बटी हुई है और राज्य के चार तत्व होते हैं: निश्चित भूभाग, सरकार, जनसंख्या और सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता। तो जैसे भारत के राज्य हैं या अमेरिका के राज्य हैं या ऑस्ट्रेलिया में राज्य हैं, इन देशों के भीतर जो राज्य हैं, भले ही इनको हम राज्य कहें, लेकिन ये संप्रभुता संपन्न इकाइयाँ नहीं होती हैं। इस कारण से इन्हें राज्य कहना उचित नहीं होगा। राज्य का मतलब देश से है। तो अगर हम कह रहे हैं कि गठबंधन एक दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के मध्य हुए समझौते की परिणति है तो गलत नहीं होगा। और गठबंधन कई तरीके से बनते हैं, कई उद्देश्य होते हैं और ख़ासतौर पर सैन्य गठबंधनों की चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय विषयों में। तो एक तरह से ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, ये सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं। ख़ासतौर पर अनेक देश मिलकर एक सुरक्षा तंत्र की स्थापना करते हैं ताकि अपने आप को वो सुरक्षित रख सकें। जहाँ तक गठबंधनों के प्रकार का सवाल है तो आपको बताता चलूँ, ये दो प्रकार के होते हैं, या तो औपचारिक होते हैं या अनौपचारिक होते हैं। अगर औपचारिक गठबंधनों की बात की जाए तो ये पूरी तरह से बहुत ही फॉर्मल तरीके से इनकी स्थापना की जाती है। बाकायदे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर होते हैं, उसके पश्चात ही ऐसे गठबंधन अस्तित्व में आते हैं। और इन दस्तावेज़ों में स्पष्ट तौर से गठबंधनों के विषय में जो बहुत सारे जो नियम हैं, बहुत सारे जो उद्देश्य हैं, उनको स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से उनको समाहित या यूँ कहें कि शामिल किया जाता है। जैसे कि नेटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात अगर करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। और नेटो जो है वो सर्वोत्तम उदाहरण है एक तरह से सैन्य गठबंधन का और औपचारिक गठबंधन का। अगर हम देखें तो नेटो का जो उद्देश्य है
वो कुल मिला के उस ज़माने में जब इसकी स्थापना की गई थी 1949 में, तब इसका एकमात्र उद्देश्य जो था महत्वपूर्ण वो ये था, किसी भी तरीके से सोवियत संघ के प्रभाव को सीमित किया जाए। जो यूरोप में और अमेरिका में, ख़ास तौर पर उत्तरी अमेरिका में सोवियत संघ के ऐसे प्रयासों को संकुचित किया जाए, सीमित किया जाए, जिनसे साम्यवाद के प्रचार या प्रसार की संभावना हो, या इससे भी आगे हटकर, इससे भी आगे जाकर अगर कोई भी देश जो इस गठबंधन में शामिल है, अगर उसमें से किसी भी देश पर हमला होता है सोवियत संघ के द्वारा, ख़ास तौर पर नेटो के संदर्भ में शीत युद्ध के दौर में, तो इसमें स्पष्ट प्रावधान था कि अगर एक देश पर हमला होता है तो सारा समूह, सारा गठबंधन इसे अपने ऊपर किए गए हमले के रूप में लेगा और उसी आधार पर कार्रवाई करेगा। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो गठबंधन दो तरह के होते हैं, स्थायी और अस्थायी, औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो औपचारिक गठबंधन होते हैं उनको हम एक तरह से जान सकते हैं कि ये पूर्ण तरीके से दस्तावेज़ के आधार पर इनकी स्थापना की जाती है, और ये स्पष्ट रूप से इनमें सारे प्रावधान जो हैं लिखित रूप में मौजूद होते हैं। जहाँ तक अनौपचारिक गठबंधनों की बात है तो ये एक तरह से बहुत ही साधारण से गठबंधन होते हैं। अगर हम समय अवधि की बात करें या हम उद्देश्यों की बात करें, ख़ास मकसद से ये बनाए जाते हैं और ये बहुत ही कम अवधि के लिए होते हैं। ख़ास तौर पर मान लीजिए जैसे दो या दो से अधिक देश सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, तो हम इसको भी एक सैन्य गठबंधन कह सकते हैं। तो एक तरह से ये गठबंधन के प्रकार हुए, औपचारिक या अनौपचारिक गठबंधन। मैं बताता चलूँ, जो औपचारिक गठबंधन है वो अपेक्षाकृत स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं, स्थायी प्रकृति के होते हैं, और जो अनौपचारिक गठबंधन होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक और भी बात यहाँ पर समझने वाली होगी कि इन गठबंधनों का उद्देश्य क्या है। देखिए, हमने पहले ही इस बात को समझने की कोशिश की है कि गठबंधन जो है इनका मूल उद्देश्य होता है अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करना। जहाँ तक सैन्य गठबंधनों का सवाल है तो निश्चित रूप से ये गठबंधन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, और इनका उद्देश्य होता है कि जो सदस्य देश हैं उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और कुल मिला के एक बात महत्वपूर्ण है कि कई बार हम देखते हैं कि इन गठबंधनों की वजह से एक शक्ति संतुलन भी स्थापित होता है दुनिया की राजनीति में, और युद्ध की संभावनाएं भी क्षीण पड़ती जाती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो हम यही समझे हैं अब तक कि गठबंधन जो हैं वो ख़ास तौर पर राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है सुरक्षा का। एक और मैं बात कहूँगा, गठबंधन जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति सुरक्षा तक ही सीमित नहीं होती है। कई बार व्यवहारिक पक्ष है तो उसमें देखा जाए तो उसमें ये प्रतीत होता है कि गठबंधनों का उद्देश्य एक तरह से हेजमनी की स्थापना करना होता है, एक प्रभुत्व की स्थापना करना होता है इस दुनिया में। राजनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर देखा जाए ख़ास तौर पर, तो सामरिक तौर पर एक तरह से एक प्रभुत्व की स्थापना का भी उद्देश्य होता है, और ऐसा करके ये देश जो हैं कुल मिला के अपने प्रभाव में लगातार वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। गठबंधनों को महत्वपूर्ण भी माना जाता है और गठबंधनों को नुकसानदेह भी माना जाता है। दो पक्ष रहे हैं। आपने अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोणों का अध्ययन किया है तो आप जानते ही हैं कि दो दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम जब भी शुरुआत करते हैं तो इनको ज़रूर पढ़ते हैं। जैसे आदर्शवादी दृष्टिकोण है पहला, और दूसरा जो है वो है
यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगर हम आदर्शवादी दृष्टिकोण की बात करें तो आदर्शवादी दृष्टिकोण गठबंधनों को उचित नहीं मानता और ये समझता है कि ये गठबंधन जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ख़ासतौर पे जो उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारक हैं वो इनके इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं। इमैनुअल कांट का नाम इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और वो ये कहते हैं कि ये दुनिया में जो संघर्ष होते हैं तो गठबंधन कहीं ना कहीं जाकर इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक मान लीजिए एक देश है, उसकी पहल पर कई देश मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाते हैं तो बाकी के देशों में एक चिंता उभर कर आती है सुरक्षा को लेकर कि कहीं ये गठबंधन उनकी सुरक्षा के लिए ख़तरा तो नहीं हो जाएगा। जैसा कि अगर हम रूस के पक्ष की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अगर हम देखें तो रूस नेटो को लेकर ख़ास तौर पर सशंकित रहा है कि कहीं नेटो के विस्तार से रूस के लिए किसी तरह की सामरिक चुनौतियां तो नहीं उत्पन्न हुई हैं। रूस की चिंताएं 1991 के बाद के इतिहास में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती हैं। अगर हम वर्तमान में जारी रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि में ये सुरक्षा चिंताएं हैं। तो अगर हम देखें तो जो उदारवादी विचारक हैं इमैनुअल कांट जैसे, वो निश्चित रूप से यहाँ पर सही साबित होते हैं कि कहीं न कहीं से ये जो सैन्य गठबंधन हैं इनसे अन्य देशों के लिए सुरक्षा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। बात इमैनुअल कांट तक ही सीमित नहीं है। अगर हम आगे चलते हैं तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, वो भी गठबंधनों के इस तरह के गठबंधनों के पक्ष में नहीं रहे हैं और वो हमेशा से इनकी मुखालफत करते रहे हैं और उनका भी मानना रहा है कि विश्व में जो है तनाव और कटुता में वृद्धि करते हैं इस तरह के गठबंधन। हालांकि इन आदर्शवादियों के या उदारवादियों के विपरीत एक मानसिकता है जो यथार्थवादी दृष्टिकोण या रियलिस्ट अप्रोच से पोषित होती है। तो जो आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक हैं उनके विपरीत जो यथार्थवादी सिद्धांत के पक्ष में लोग हैं, जो विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि जो सैन्य गठबंधन है इस तरह के वे कहीं न कहीं से जाकर दुनिया में शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं और इससे स्थायी शांति की दिशा में जो प्रयास हो रहे होते हैं वो फलीभूत होते हैं। अगर हम यथार्थवादियों की बात करें तो एक अच्छा सा उदाहरण इस समय आ रहा है मेरे दिमाग में, हम ज़रूर उसको शेयर करना चाहेंगे आपसे कि मान लीजिए एक छोटा सा देश है, कमज़ोर देश है सैन्य रूप से, तो कहीं ना कहीं से उसकी सुरक्षा चिंताएं होंगी ही होंगी और वो हमेशा तनाव में रहेगा कि उसके समक्ष सुरक्षा चुनौतियां जो हैं वो कहीं उसके लिए गंभीर या घातक ना सिद्ध हों, क्योंकि राज्यों की सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा की होती है। तो ऐसे में वो पड़ोसियों से, अगर मान लीजिए कोई बड़ा पड़ोसी है, बहुत ताकतवर पड़ोसी है या वो पड़ोसी किसी सैन्य गठबंधन में शामिल है, तो छोटे और अपेक्षाकृत कमज़ोर देश की ये कोशिश होगी कि वो किसी सैन्य गठबंधन का सदस्य बने और इस परिस्थिति में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। अगर हम नेटो की ही बात करें तो नेटो के जो सिद्धांत हैं उनमें से सबसे प्रमुख जो बात मानी जाती है वो यही है कि अगर किसी भी एक नेटो सदस्य देश पर हमला होता है तो सारे के सारे गठबंधन पर इसको हमला माना जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद है आपको गठबंधन के बारे में अच्छे से समझ में ये विषय आ गया होगा। और एक बात मैं चलते चलते और जोड़ना चाहूँगा कि चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं इसकी प्रकृति गतिशील होती है, इसलिए बहुत सारे जो गठबंधन हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे नेटो 1949 में बना और आज तक कायम है, लेकिन एक ज़माने में शीत युद्ध के दौर में सीटो और सेंटो जैसे सैन्य गठबंधन आए थे, तो वो आज वो अप्रासंगिक हो गए हैं। तो बदलती परिस्थितियों में आप देख सकते हैं कि जो विभाजन है गठबंधन का स्थायी और अस्थायी, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।
तो बस आज यहीं तक। उम्मीद है ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।